नमस्कार। नवजात शिशुओं को बचाने की लड़ाई पालोना में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनिका आर्य। आज हम आपको बताएंगे आईपीसी 318 के बारे में कि ये सेक्शन क्या है, किन मामलों में ये सेक्शन लगाया जाता है और इसका जो आधार है, आज इस पर चर्चा कर रहे हैं, इसके पीछे वजह ये है कि अभी पिछले हफ्ते बल्कि 2-3 दिन पहले ही रांची का जो सबसे बड़ा अस्पताल है रिम्स, वहां एक नवजात शिशु की डेड बॉडी मिली। जब जांच की गई तो मालूम हुआ कि उस बच्चे का जन्म जो हुआ था तो बच्चा मृत जन्मा था और पेरेंट्स किसी दूसरे जिले के थे। जब वो वापस डिस्चार्ज होके वहां से जाने लगे तो जाते हुए अपने बच्चे की डेड बॉडी को वहां अस्पताल परिसर में ही छोड़ गए। तो ये जो मामला है, ये क्या कानून के दायरे में आता है? यदि नहीं आता है तो क्यों नहीं आता है, और आता है तो इसके पीछे क्या ग्राउंड्स हैं? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आज पटना यानी बिहार से, दिल्ली से और झारखंड के बोकारो और रांची से कुछ वकील साथी भी जुड़ेंगे। तो हम सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे पटना से जुड़ रहे साथी केडी मिश्रा जी का। जी नमस्कार। उनके साथ मौजूद हैं जी। नमस्कार केडी मिश्रा जी, आपका स्वागत है पालोना के इस मंच पर। बोकारो से हमारे साथ जुड़ रही हैं सीडब्ल्यूसी की सदस्य जो एडवोकेट भी हैं, एडवोकेट प्रीति जी। और रांची से हमारे साथ जुड़ेंगी आरती जी, ये रामगढ़ सीडब्ल्यूसी की सदस्य हैं और एडवोकेट हैं। साथ ही दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगे एडवोकेट नवीन जी। आप सभी का स्वागत है। इस पालोना की इस लड़ाई में आप लोगों का काफी सहयोग मिलता रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये जो विषय है जिस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं पूर्व में, और अभी भी मैंने थोड़ा सा इसके बारे में बताया कि इस पर चर्चा करने की क्यों जरूरत है। तो केडी मिश्रा जी, सबसे पहले मैं आपसे जानूंगी, आप बाल सखा से लंबे समय से जुड़े रहे हैं और इसके अलावा जो है आप चाइल्ड राइट्स के जो अन्य मुद्दे होते हैं उन पर काफी सक्रिय हैं, साथ में एडवोकेट हैं। आप उन्हें बताएं कि जो रांची में हुआ वो उनके जी नमस्कार, सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। यह जो मुद्दा आपके द्वारा जो ऑर्गेनाइज किया गया है, यह बहुत सेंसिटिव मुद्दा है और इस पर किन्हीं का भी ध्यान जाता नहीं है। संयोग है कि आप जैसे लोगों ने इस मुद्दे को उठाया है और एक आंदोलन का रूप लेगा, समाज में एक अवेयरनेस होगा कि इस तरह के कार्य जघन्य से जघन्यतम अपराध की श्रेणी में आना चाहिए। अब चूंकि अभी तक के जो सेक्शन 318 और आवाज जा रही है, आवाज जा रही है बिल्कुल जी 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 318 और 300 आवाज आ रही है जी, आवाज आ रही है मैडम, आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है जी जी। 318 आईपीसी के साथ साथ 317 भी हमको देख करके चलना होगा। यह बात अलग है कि अभी तक के लेजिस्लेचर ने इसको जो भी संज्ञेय माना है अपराध को, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि इसमें ट्राइबल वाइज मजिस्ट्रेट है और इसमें अगर 318 में बहुत कम ही या 317 में मुकदमे दर्ज लग रहे हैं या सेक्शन लग रहा है, उसका कारण है। और इसमें तो बहुत बार प्रयास, पहले भी कई जजमेंट हमने देखने का प्रयास किया था कि 317 318 के साथ 302 भी लगना चाहिए। अगर 302 भी लगना चाहिए, उसका ही जजमेंट उसमें बहुत सा कंट्रोवर्सी भी रहा कि 302 कैसे प्रूफ होगा, नहीं होगा। पंजाब हरियाणा का अलग ओपिनियन है, ऑनरेबल हाई कोर्ट का है, मुंबई का अलग हाई कोर्ट का ओपिनियन है, ये अलग चीजें हैं। चूंकि यह अभी जिस तरह से जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम को अगर हम देखें तो हर बच्चा को जन्म में गर्भ में आ गया उस समय से उसको जीवन जीने का अधिकार है, और अगर कोई उसके जिंदगी को संरक्षित सुरक्षित नहीं करता है तो मैं बीइंग ए एडवोकेट, बीइंग ए चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट मानता हूं कि वो व्यक्ति, अगर बच्चा मिसकैरेज करता है, वो हत्या का दोषी पाया जाना चाहिए।
अब यह आपके द्वारा जो मुहिम चला गया, जैसे कि हाँ जी, ये वाला जो पर्टिकुलर मामला है जिस पर हम लोग आज बात कर रहे हैं, इस बच्चे की नेचुरल डेथ हुई है, इसमें इस बच्चे की हत्या नहीं हुई है, ना ही इसको जीवित अवस्था में छोड़ा गया है वहां पर। मैं मान रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं उस पर आ रहा हूँ, लेकिन ये जो सिनेरियो बन रहा है, बहुत सारे बच्चे को छोड़ करके कुहकता हुआ नवजात को छोड़ देते हैं, कभी आपके द्वारा माध्यम से देखते हैं कि उनको किस तरह से आप उसको बचाते हैं और उसको संरक्षित करते हैं, उसमें उनकी डेथ भी होती है। इंटेंशन अगर जिंदा छोड़ के गया तो निश्चित रूप से 302 पर भी विचार होना चाहिए। इसके लिए हम लोग को प्रोटेस्ट लेटर लिखना चाहिए, डिपार्टमेंट से लेकर के सरकार, केंद्र सरकार को, सुप्रीम कोर्ट तक को। ये मेरा अपना मानना है, हो सकता है कि मेरी राय से लोग थोड़ा भिन्नता रख सकते हैं, क्योंकि नई चीज शुरू करने झंझावट आती है। अब इस केस में हम खास करके पार्टिकुलर रांची के केस को देखते हैं, तो सीधी सी बात है कि इसमें 318 तो होना, 317 भी लगना चाहिए, 318 भी लगना चाहिए। किसी का भी मृत शरीर हो, किसी परिस्थिति में मर गया हो, उसमें हम नहीं कहते वो दिवंगत आत्मा है। हम मानते हैं सनातन धर्म में, सारे धर्म मानते हैं कि जिसकी मृत्यु हो गई वो एक अलग उनका महत्व है, उनकी सबका निष्पादन उनके संस्कृति या सभ्यता के साथ होनी चाहिए। इसमें पेरेंट्स दोषी हैं और पेरेंट्स पर एफआईआर होना चाहिए। अब इसमें दो चीजें हैं, महत्वपूर्ण चीज निकल के आएगी कि अगर वाकई में यह कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन से जन्म लेने वाला बालक हो या फिर इल्सिट रिलेशन से हो, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन बच्चे का जीवन जीने का अधिकार है और वह जीवन जीने के अधिकार के तहत मिसकैरेज करते हैं। अगर शिशु के मृत शरीर को गुप्त रूप से उसका छोड़ देना, गाड़ देना भी अगर करते हैं तो ऐसे, और उसके जन्म के आशय को छिपाने की बात अगर करते हैं तो वह एक संज्ञेय अपराध है। बात अलग है कि मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्राइबल है, लेकिन कहीं न कहीं संज्ञेय अपराध है और इसमें स्थिति है कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और एक चीज, दूसरी चीज, अगर डिस्क्लोज नहीं करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन हॉस्पिटल तो यह वह भी आए, क्योंकि देखिए CWC का इसमें बहुत बड़ा रोल आ जाता है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, हम जो भी अगर मेंबर हमारे हैं, मित्र हैं, अगर जुड़े हुए हैं, तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का रोल पेरेंट से साथ बच्चे हैं उसमें भी है, पेरेंट से बाहर बच्चे हैं उनमें भी उनका डायरेक्ट इंटरवेंशन है। तो CWC, चलिए आप चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की बात कर रहे हैं, एक सेकंड मैडम, थोड़ा हम कंक्लूड कर दें। बीइंग ए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट हैं, वो एक न्यायिक पदाधिकारी के पावर रह करके हैं जो CRPC में है। बीइंग ए CWC, उनको कॉग्निजेंस स्वतः लेना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए, यह मेरा सुझाव है जी। तो हम चलिए अब बात करते हैं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बोकारो की मेंबर एडवोकेट प्रीति जी से। प्रीति जी, आप बताएं कि ये जो बच्चे डेड मिलते हैं, ये तो मान लीजिए इस वाले केस में मालूम चल सका कि कौन उस बच्चे के पेरेंट्स थे और बच्चा स्टिल बॉर्न था, लेकिन आप और हम जानते हैं ऐसे हर दिन हमारे सामने कितने ही केस आते हैं जहां जानवर, कुत्ते वो बच्चों को निशाना बना रहे हैं या डेड बॉडीज डस्टबिन में मिल रही है। हमने आज तक देखा नहीं है कि कभी कोई चाइल्ड वेलफेयर कमेटी इन बच्चों का संज्ञान लेती हो। आप लॉयर भी हैं और ये आपका दूसरा टर्म है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के मेंबर के बतौर। आप बताएं, क्या इन बच्चों का CWC को संज्ञान लेना चाहिए? हाँ मैडम, सर प्रथम तो आपको भी गुड इवनिंग, और KD मिश्रा सर को भी, दिल्ली वाले सर को भी, और जो हमारी CWC की मेंबर है उनको भी। सही बात है कि आपने जो कहा वो मतलब अक्षरशः सत्य है कि इन बच्चों, आपसे पालोना में जुड़ने के पहले हम लोग कभी इस पे FIR नहीं करवाते थे या उतना केयर नहीं कि ठीक है मिल गया, अबंडन है या सरेंडर्ड चाइल्ड है तो सरेंडर्ड वाले में तो प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जो अबंडन हो जाते हैं जो या जिनका डेड बॉडी मिलता है उनका क्रिमिनेशन भी नहीं हो पाता था पहले। आज की तिथि में है कि अगर वैसे बच्चे मिल जाते हैं और हम लोग लेके आते, चाहे वो डेड हो या अलाइव हो, हम लोग FIR करवाते हैं। वो ऑफिसर इंचार्ज से मिलके या स्पेशल जुवेनाइल पुलिस ऑफिसर हैं, DSP को पावर है, उनको बोल के या SP सर को बोल के एक लेटर हम लोग देते हैं और कंसर्न PS जो वो केस रजिस्टर्ड करता है, जिसमें मैडम कभी कभी तो हम लोग 302 के लिए भी बोलते हैं कि वो मर्डर केस है।
तो वहां पे होता है और हुआ भी है हमारे यहाँ बोकारो डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंटेशन हुआ है उस प्रोग्राम का। लेकिन अभी जो आप ये टॉपिक उठाई है कि फादर मदर जो सुओ मोटो बच्चे को छोड़ के, इसके डेड बॉडी को छोड़ के और चले गए, तो उसके लिए जी तो मिश्रा सर ने भी कहा कि लेटर देना होगा। और दूसरी बात है, ये तो हमारा एक दायित्व भी बनता है कि बच्चे हैं तो उनको जो है उनका क्रिमिनेशन किया जाए। जैसे मैडम आपको पता है मैं पेट लवर भी हूँ, बहुत सारे डॉगीज होते हैं, तो मैं उनको रोड पे जी भी देखती हूँ तो उनका एक वो उसके ऊपर गड्ढा में डाल के मिट्टी डाल देती हूँ और थोड़ा बहुत है, तो ये तो अपना होना चाहिए मैम। और हमने पढ़ा कि जी मदर जो है आराम से छोड़ के चली गई, तो मेरे ख्याल से आईपीसी या जेजे एक्ट में ऐसा तो कोई सेक्शन नहीं है मेरे जानकारी में। अब सर बताएंगे, दिल्ली से जुड़े हैं, चाहे मिश्रा सर या मैडम है बताएंगे, लेकिन मेरी जानकारी में अभी ऐसा कोई सेक्शन से एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये कंसीलमेंट नहीं है। उसमें एक वर्ड है 318 में कंसीलमेंट, तो कंसीलमेंट नहीं है, ये जानबूझ के छोड़ के जाया गया है। तो इसके अगेंस्ट में हमको लगता है मैडम थोड़ा अवेयरनेस की जरूरत है कि बच्चे आपके हैं और वो अगर डेथ कर गए तो उनका क्रियाक्रम कीजिए, और छोटे बच्चों कहीं के भी उनके मिट्टी डालना तो बनता ही बनता है। तो ये जी सारा चीज है। और आपने बिल्कुल सही कहा प्रीति जी। मेरा भी सवाल एक्चुअली यही है, और मैं अब इस पे नवीन जी से बात करना चाहूंगी, दिल्ली से जी जुड़े जी हुए हैं जी हमारे साथ। नवीन जी, ठीक है ये जो मैडम। प्रीति जी ने कहा कि जो आईपीसी 318 है वो कहता है कि कंसीलमेंट ऑफ बर्थ, यानी कि जी बच्चे के जन्म को छुपाने की स्थिति में अगर इस मंशा से किसी बच्चे को कहीं छोड़ा जाता है तो फिर आईपीसी 318 लागू होगा। तो केडी मिश्रा जी ने कहा कि 302 लगना चाहिए, 317 लगना चाहिए। तो जहां तक मेरी जानकारी है, कोई भी बच्चा जो जीवित अवस्था में मिलता है वहां आईपीसी 317 लगता है, और 302 तो सीधे सीधे उसी कंडीशन में होगा कि बच्चा या तो जीवित हो, बाद में उसकी डेथ हुई हो, या फिर सीधे सीधे उसकी हत्या के कोई साक्ष्य मिलते हो। आईपीसी 318 जो कहता है वो कंसीलमेंट ऑफ बर्थ की बात कहता है। बर्थ के अगर ये जी कंसीलमेंट ऑफ बर्थ की श्रेणी में नहीं आ रहा है ये वाला मामला और इस तरह के अनेक मामले, तो हमें क्या करना चाहिए, किन सेक्शंस में फिर ये केस दर्ज होना चाहिए अगर हम इस पर कोई भी कानूनी कार्रवाई चाहते हैं तो? ठीक है मैडम, धन्यवाद। नवीन सर बताएंगे, हम लोग को थोड़ा अवेयर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। जी नवीन जी। नवीन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका शायद माइक बंद है। आपका माइक नमस्कार मोनिका जी, अब आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। नमस्कार मोनिका जी, नमस्कार सारे जुड़े हुए बंधुओं को। मोनिका जी, सबसे पहले जो आपने कहा, मैं आपके जो चर्चा अभी चल रही थी उसे बड़ी गंभीरता से सुन रहा था। आपने 317 आईपीसी, 318 आईपीसी और 300 की जो बात करी बच्चों के संबंध में, अगर आप इस सेक्शन की इंटेंशन देखें तो इस सेक्शन जो है एक कंसीलमेंट की बात करता है, एक अबंडनमेंट की बात करता है। तो अगर आप नेचर ऑफ द लेजिस्लेटिव इंटेंट देखें कि लेजिस्लेटिव इंटेंट क्या रही जब इन सेक्शनों को बनाया गया, उस लेजिस्लेटिव इंटेंट की अगर हम बात करें तो जो 317 और 318 है वो अबेंडमेंट की बात करता है। मतलब ये हुआ कि अगर कोई बच्चा को आप छोड़ देते हैं तो उसकी जो वेलबींग है वो अदर देन जो उसके नेचुरल गार्डियन है या दूसरे गार्डियन है वो उसके अलावा होती है, और वो बच्चे के जो पैरामाउंट स्ट्रक्चर ऑफ लॉ है उसके खिलाफ है। तो जो 317 की बात करी आपने वो बिल्कुल इस बारे में है कि छोड़ देना, और 318 की अगर बात करें तो कंसीलमेंट ऑफ डेथ है, जन्म के बाद या जन्म से जी
नवीन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है फिर। आप सुन पा रहे हैं नवीन जी? मोनिका जी, अब आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है। मोनिका जी, अब आवाज आ रही है आपको? हाँ अच्छा, जी, हाँ जी, अब आ तो रही है। जैसे मैंने कहा कि अगर आप जैसे मैंने आपको कहा कि अगर हम 317 और 318 को देखें तो दोनों का जो इंटेंशन है वो एक इंटेंशन है, छोड़ देना बच्चे को, क्योंकि बच्चे जी, की गार्डियनशिप जो है नवीन जी, उस मैं इंटरप्ट करूंगी आपको, आपका कैमरा ऑफ हो गया है। हाँ, वो कैमरा इसलिए ऑफ करा मैंने कि मैं असल में बाहर था, तो वो कैमरा ऑन करूंगा तो फिर वो जो है वो शायद इंटरनेट चला जाएगा। मैं एक बार देखता हूँ। तो अगर एक्चुअली आप देखें, जो 317 और 318 इंटेंशन दो ही चीजों पे काम करता है। जो लेजिस्लेटिव इंटेंट रही इस सेक्शन को बनाने की, एक छोड़ देना, दूसरा छुपाना, छुपाना मृत्यु को, जन्म से पहले या जन्म के बाद। लेकिन ये दोनों सेक्शन जो हैं इस बात के ऊपर चर्चा नहीं करते या इस बात की ओर इशारा नहीं करते कि अगर कोई माँ बाप इस दुराशय से, जिसे हम कानून की भाषा में मेंस रिया और एक्टस रिया कहते हैं, कि अगर उस आशय से किसी बच्चे को छोड़ देते हैं और उन्हें इस बात की नॉलेज है कि वो बच्चा मर जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेक्शन उस बात को कवर नहीं करते, तो मुझे लगता है ये दोनों सेक्शन उस रूप में प्रभावी नहीं है जिस रूप में पालोना चाहता है। तो अब बात करेंगे, अगर हम आज हम उस वाले मामले पे नहीं बात कर रहे हैं कि किसी बच्चे को अगर जीवित छोड़ा जा रहा है। आज हम प्योरली इस पर बात कर रहे हैं कि नॉर्मल डेथ होने पर, जो कि कोई क्राइम नहीं है, बच्चा अगर जन्म लेते हुए ही उसकी मृत्यु हो जाती है और वैसी परिस्थितियों में कोई पेरेंट्स उसका प्रॉपर दाह संस्कार नहीं करते हुए बच्चे को कहीं भी छोड़ देते हैं, कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर अगर छोड़ देते हैं, तो वैसे स्थिति में क्या ये कानून के किसी भी सेक्शन के दायरे में आता है? अच्छा, वो वाली बात भी जो आपने कहा उसी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता था। जैसे आपने कहा, तो ये दोनों सेक्शन या तीनों सेक्शन जो आपने कहे वो इस बात की ओर इशारा नहीं करते। अगर आप जो बड़े गैमेट के अंदर अगर देखें, जो लेजिस्लेटिव इंटेंशन या हिंदुस्तान का जो कानून है वो किस और इशारा करता है, वो इस और इशारा करता है। अगर आप जेजे एक्ट की बात करें या चाइल्ड राइट से जुड़े अन्य कानूनों की बात करें, तो वो इस बात की बात करता है कि जो नैसर्गिक नियम ऑफ जो लॉ है, जिसे हम नेचुरल जस्टिस ऑफ लॉ कहते हैं, वो पैरामाउंट वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड है। इसका मतलब कि बच्चे का हित सर्वोपरि है। अब बच्चे का हित सर्वोपरि है, लेकिन आपने जो इसके अंदर जो दूसरे शब्द जोड़ा कि अगर वो बच्चा मर जाता है और उसका दाह संस्कार, तो इसी बात को आगे अगर हम ले जाना चाहें तो जो बच्चे का हित है वो इस बात में है कि उसको किसी भी तरह से बचाया जाए। दूसरी बात, जब आप दाह संस्कार की बात करते हैं तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात में कहा था कि आर्टिकल 21 जो जीने का अधिकार की बात करता है, उसके अंदर सम्मानजनक रूप से मरने का भी अधिकार शामिल है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे ध्यान आता है हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट ने भी इस बात की ओर इशारा करा था कि एक व्यक्ति का, अब व्यक्ति का मतलब ये नहीं सिर्फ बच्चा, कोई भी व्यक्ति जो जीवित व्यक्ति है उसका दाह संस्कार जो है वो भी एक फंडामेंटल राइट है। और इसी तरह केरला हाई कोर्ट ने भी इसी बात की ओर इशारा करके कहा था कि एक व्यक्ति का मरने के बाद भी अधिकार है कि वो जिस भी धर्म का है उसके हिसाब से उसका अंतिम संस्कार करा जाए। तो बात रही अंतिम संस्कार की। लेकिन मेरा इसके अलावा एक बड़ा प्रश्न ये है कि जब हम ये बात कर रहे हैं कि ये उस जो पेरेंट थे जिन्होंने उसे छोड़ दिया, जैसे आपने अभी कहा मरने के बाद, तो क्या वो उन्होंने, इसके अंदर सवाल एक और भी खड़ा होता है, क्या वो डेथ जो थी वो नेचुरल थी? अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चे को, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा जो प्यारा अनुभव है वो एक मातृत्व का अनुभव है, और माँ और बाप दुनिया में ऐसे प्राणी है, वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो जानवरों में हो, पक्षियों में हो या मानव जाति में हो, वो अपने बच्चे से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तो जिसको आपने इतना रखा, आपका चेहरा थोड़ा सा कैमरे की तरफ ले आइए, आपका चेहरा कट रहा है। हाँ, अब ठीक है जी, बताएं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई व्यक्ति जिसे अपने अंश से इतना प्यार हो वो उसको मरने के बाद ऐसा छोड़ सकता है क्या? तो ये सवाल इस बात की ओर इशारा करता है कि क्या वो डेथ नेचुरल थी?
एक बात। और अगर हम इस बात को मान भी ले कि वो डेथ नेचुरल थी, तब भी अगर आप आईपीसी को भी छोड़ दें तो जो बेसिक ह्यूमन राइट है जिसको यूनाइटेड नेशन ने भी रिकॉग्नाइज करा है और कन्वेंशंस भी हैं जिसमें भारत भी उसका भाग रहा, यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशंस का, उन कन्वेंशन को द्वारा भी, और जो आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ, उसके द्वारा भी ये एक बच्चे का अधिकार है कि उसकी मृत्यु के बाद उसको पूर्ण रूप से दाह संस्कार का मौका मिले। अब आप आईपीसी की बात करते हैं तो आईपीसी में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई सेक्शन जो बिल्कुल सीधे रूप से जो है अंतिम संस्कार की बात करता हो, पर हम इससे बड़े अगर बात करें तो हम आर्टिकल 21 के अंदर, लेकिन आर्टिकल जब 21 की बात करेंगे तो वो जो ज्यूरिडिक्शन है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट उस राज्य की या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास ही लाई करती है। इस बारे में अगर आप रजिस्टर्ड भी कराना चाहते हैं कंप्लेंट को, आपको रिट पिटीशन के अंदर ही जाना होगा या पीआईएल दाखिल करनी होगी। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे पुलिस ऑफिसर्स को भी मालूम नहीं होता है कि इस तरह के मामले में एफआईआर अगर वो दर्ज करते भी हैं तो वो किन सेक्शंस में एफआईआर दर्ज करें, और हर मामले के लिए कोर्ट का रुख किया नहीं जा सकता है। जिस तरह से ये घटनाएं हो रही हैं पूरे देश से हर दिन लगभग हमारे पास इस तरह की घटनाएं रिपोर्ट होती हैं कि कहीं किसी डेड बॉडी को छोड़ दिया बच्चे की। कई मामले तो मान लीजिए होते हैं हत्या के, लेकिन अधिकांश मामले जो हमारी स्टडी कहती है पिछले 7 सालों की, उनमें स्टिल बॉर्न बेबीज की संख्या ज्यादा होती है जो नेचुरल डेथ के शिकार होते हैं। और वैसी परिस्थिति के बाद जब बच्चे को छोड़ दिया जाए तो कोई कानून अगर नहीं है तो पुलिस कैसे केस दर्ज करेगी, कैसे कानून आपका जो सवाल था और जो आपकी समस्या थी वो ये थी कि पुलिस इस बारे में कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं करती। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं अभी हाल ही के 2 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं, और उससे पहले एक बड़ी बात, अगर आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम देखें तो उस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर जो प्राइवेट लोग हैं ये काम उनका नहीं है कि वो कंप्लेंट दर्ज कराएं, ये काम उस राज्य का है। इसलिए ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर जितने भी क्रिमिनल ऑफेंस होते हैं, और अगर आप इस कैटेगरी के ऑफेंस को देखें तो ये ऑफेंस अगेंस्ट द बॉडी ऑफ ह्यूमन है। तो अगर उसमें वो बच्चा जीवित मिला या वो बच्चा मृत मिला और उसको छोड़ दिया गया, तो पुलिस का सबसे पहला काम ये है कि उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करे, और एफआईआर वो इस बात में ना दर्ज करे कि आईपीसी 317 318 करिए, बल्कि पुलिस का जो प्राइमा फेसाई ओपिनियन ये होना चाहिए कि उसे मृत्यु मानकर, और मृत्यु हमारे यहाँ जो डिफाइन है वो 302 के अंदर डिफाइन है, आप उसे मृत्यु मानकर आप उसको एफआईआर को दर्ज करें। एक बात। दूसरी आपने पूछी कि पुलिस जो है वो एफआईआर दर्ज नहीं करती तो आप क्या करें। उस मामले में एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है अरनेश कुमार की और स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस ललिता कुमारी की जजमेंट है। उसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट डायरेक्शन दी है कि जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो पुलिस जो है वो बाइंड है एफआईआर करने के लिए। अगर पुलिस एफआईआर नहीं करती तो पुलिस के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा जो कंसर्न अथॉरिटी होगी। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर मैं सही हूं क्योंकि मुझे भी ध्यान आ रहा है, रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के अंदर जो सीनियर ऑफिसर थे, शायद एसएसपी थे, उनको जेल भी भेजा कि आपने इसके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं करी, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो मुझे लगता है कि जैसे ये पर्टिकुलर मामला है रांची का, इसमें इन्वेस्टिगेशन में ये पता चल गया कि वो बच्चे की जो है वो कोई हत्या नहीं हुई है, नॉर्मल डेथ हुई है ना। तो वैसी परिस्थिति में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और उनको पता चला कि नहीं ये तो नॉर्मल डेथ है, और पेरेंट्स का भी पता चल गया तो कंसीलमेंट ऑफ बर्थ भी नहीं है। वैसी परिस्थिति में पुलिस का एक्शन क्या होना चाहिए? नहीं, कंसीलमेंट ऑफ बर्थ तो है ना, आप 318 की प्रतिशत इसलिए नहीं है कि वो कहीं ऐसे डस्टबिन वगैरह में, वो एकदम पब्लिकली उन्होंने चौराहा सा बना हुआ है और वहां पे उन्होंने बच्चे को रख दिया, तो सब नहीं। तो मुझे ये लगता है मोनिका जी, तब हमारी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ है 318 के संदर्भ में वो गलत है। अगर आप 318 को देखें, मुझे लगता है कि हम शायद उसे सही से इंटरप्रिटेट नहीं कर पा रहे। अगर आप 318 को देखें तो 318 कहता क्या है। अब 318 की जो
जो लाइन है, अगर आप उसे दोबारा से एक बार पढ़ेंगे तो आपको ध्यान आएगा। मुझे लगता है कि जो पुलिस है वो आंखें बंद करके काम करती है। वो कहते हैं कंसीलमेंट ऑफ बर्थ बाय सीक्रेट डिस्पोजल ऑफ द डेड बॉडी, ऑफ द डेड बॉडी। बर्थ को छुपाना नहीं, बट जो उसकी डेड बॉडी है उसको छुपाना या उसका कंसीलमेंट करना। तो छुपाने का मतलब यह है कि अगर आपके यहाँ किसी की डेथ हो गई तो पहला कर्तव्य आपका यह है कि आप उसको अंतिम संस्कार उसका पूरी तरीके से करो। और अगर आप उसको छोड़ के चले जाते हो तो आप अपनी आइडेंटिटी को छुपा रहे हो, एक बात। दूसरी बात, आप उस बच्चे की आइडेंटिटी को छुपा रहे हो। जब आपने खुद की आइडेंटिटी को छुपा दिया और बच्चे की आइडेंटिटी को छुपा दिया, तब आपकी आवाज नहीं आ रही है नवीन जी। लगता है नवीन जी से हमारा संपर्क टूट गया है। तो अब हम चलते हैं आरती जी के पास, जो रांची से हमसे जुड़ी हुई हैं और CWC की सदस्य हैं, साथ में एडवोकेट भी हैं। आरती जी, आप बताएं, आप लंबे समय से चाइल्ड इश्यूज पर भी काम कर रही हैं। इस तरह के जो मामले हैं इसमें क्या CWC को संज्ञान लेना चाहिए और रांची CWC को पुलिस पर FIR दर्ज करने के लिए दबाव बनाना चाहिए? बिल्कुल मोनिका जी, और ये बहुत ही अच्छा विषय आपने चुना है और इस पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जागरूकता की। तो रांची CWC को बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए और पुलिस को उन्हें देना चाहिए ऑर्डर कि वो जितनी जल्दी हो सके इस पे कार्रवाई करे। ये तो एक बात हो गई, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि मोनिका जी, हम ये भी ध्यान दें कि अगर कोई भी माता-पिता अपने बच्चों को इस तरह से छोड़ते तो उनकी भी कुछ मजबूरी रही होगी। ऐसा नहीं है कि वो अपने शौक से, वो या तो उनके पास बहुत गरीबी होगी, बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, वो छोड़ के चले गए। अक्सर हम लोगों ने देखा है कि रिम्स में ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, बहुत सारी डेड बॉडीज छोड़ के लोग चले जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते दाह संस्कार के लिए। रही बात बच्चे की, तो एक तो उनके अंदर ये पीड़ा होगी कि मेरा बच्चा नहीं रहा, और दूसरा ये कि अब इसके आगे क्या करूं, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जहाँ पे माता पिता को खाने तक के पैसे नहीं होते हैं। वो हमारे पास आके इसलिए कहते हैं कि हमारे बच्चे को आप रख लीजिए, हम क्या करें इस बच्चे का, कैसे खिलाए पिलाए। तो ये हमारी बहुत बड़ी त्रासदी है हमारे प्रदेश की, कि आज भी 3 टाइम का खाना लोगों को मुहैया नहीं है और बच्चे उनके पास हैं। तो हमें हर तरह के परिप्रेक्ष्य पे ध्यान देना होगा। और रही बात कि जिस तरह से आप ये जागरूकता का कार्यक्रम चला रही हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इस लोगों को भी अंदर ये जागरूकता आनी चाहिए कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, कारण है और कारण का निवारण क्या होना चाहिए, ये हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा अहम है। जैसा कि नवीन जी ने भी बताया, वो सारे परिप्रेक्ष्य पे पहले भी चर्चा हो चुकी है, और जहां तक धाराएं की बात है तो वो भी है, लेकिन अलग से एक धारा इसके अंतर्गत नहीं निहित है कि इस धारा पे कोई कंप्लेन किया जा सके। जरूरत है कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है इस पे बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहे, वो बहुत ज्यादा सतर्क रहे कि इस तरह के जब भी मामले आते हैं तो वो तुरंत से तुरंत संज्ञान ले और इस मामले को जल्दी से जल्दी उसको एक्शन में लाए, ताकि इन बच्चों, क्योंकि कहते हैं ना कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो प्रथा है, वो मरने के बाद भी होती है, तो उसे क्यों छोड़ा जाए, और इस बच्चे का हक भी है, तो इस हक को दिलाना भी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का कार्य है और इससे बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए। और अगर मेरे सामने कभी भी ऐसा केस आएगा तो मैं बिल्कुल अलर्ट रहूंगी। एक्चुअली चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज के साथ भी एक समस्या ये है कि JJ एक्ट में कहीं पर भी इसका मेंशन नहीं किया गया कि अगर कहीं पर कोई बच्चा मृत मिलता है तो CWC की भूमिका उसमें क्या होनी चाहिए। तो शायद ये एक दुविधा है जो उनको रोक लेती है इस तरह के मामलों में किसी भी तरह मोनिका जी, मैं आपसे डिफर करता हूं इस बात पे। अगर आपने कहा जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है उसका आप इंटरप्रिटेशन देखें, जो पहले के 4-5 सेक्शंस हैं उसके अंदर पैरामाउंट वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड है, और पैरामाउंट वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड का मतलब जीवित चाइल्ड ही नहीं, उसके दाह संस्कार तक। तो मैं जैसे अभी संपर्क टूट गया था तो मैं कहना चाह रहा था आपसे कि जो कानून होता है वो कानून जब बनता है तो उसके अंदर जो इंटेंशन होती है वो इंटेंशन किसी कॉज को लेकर होती है और कॉज के रेक्टिफिकेशन को लेकर होती है, जब भी कोई लेजिस्लेटिव एजेंसी कोई कानून बनाती है। लेकिन उस कानून की जो व्याख्या होती है
वो जो एजेंसी उसे इन्फोर्स करा रही है या जो एडमिनिस्ट्रेशन उसे इन्फोर्स करा रहा है वो उसका दायित्व है। तो अगर आप ये कहें, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर मैं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का एडवोकेट होता, तो मैं, जैसे आपने अभी जो उदाहरण बताया कि बच्चे को उन्होंने छोड़ दिया और उन्होंने, पुलिस ने कहा कि कंसीलमेंट नहीं है, तो मैं उसको इस बात को एक्सप्लेन करता अपने तथ्यों से कि ये कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट है। क्योंकि अगर आप देखें, जो कानून के जो शब्द हैं, उन कानूनों के शब्दों के अंदर ही उसका मतलब छुपा हुआ है। अगर मैं आपको सही से उन कानूनों का मतलब बता पाऊं, जैसा आपने कहा, तो आप देखें उसमें लिखा है डिस्पोजल ऑफ द डेथ बॉडी ऑफ ए चाइल्ड whether the child die before or after during his birth intentionally conceals or endeavor to conceal the birth of child shall be punishable। मतलब कि आपको ये जानकारी को थी कि उसकी मृत्यु हो गई, और ये मृत्यु होने के बाद भी आपने उसको ऐसी जगह छोड़ा जिससे आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो। तो मुझे लगता है कि 318 इसमें पूर्ण रूप से एप्लीकेबल है, और ना केवल 318 बल्कि नवीन जी, उन्होंने उसी हॉस्पिटल कैंपस में छोड़ा। तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि भाई जैसे ही वो बच्चे की डेड बॉडी मिलेगी, तुरंत सबसे पहले जांच होगी कि किस बच्चे का जन्म हुआ ऐसा जो कि मृत जन्म है, और तुरंत पेरेंट्स के बारे में भी पता चल जाएगा। तो इसमें कंसीलमेंट ऑफ आइडेंटिटी तो कुछ है ही नहीं। मतलब पेरेंट्स का भी पता चल रहा है कि किन पेरेंट्स ने जन्म दिया है और बर्थ हुआ है, ये भी पता आप इसीलिए मोनिका जी मैंने कहा कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यू या इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी एक्ट, वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप उस एंगल को कैसे सोचते हैं। ये इंटरप्रिटेशन आपकी हो सकती है, पर ये इंटरप्रिटेशन जो कानूनविद है या जो न्यायाधीश है या जो वकील है, उनकी इंटरप्रिटेशन नहीं है। उनकी इंटरप्रिटेशन ये कहती है कि अगर आपने अपने कस्टडी से बाहर उस बच्चे को छोड़ दिया तो आपने कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट करा। यही इंटेंशन थी कि आपने कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट कर दिया। उसने कोई चिट्ठी तो वहां लगा के नहीं छोड़ी ना कि ये मेरा बच्चा है और मेरे पास कोई धन का अभाव है या मेरी ये मजबूरी है इसलिए मैं इसका दाह संस्कार नहीं कर सकता। ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा। छोड़ा तो इसका तो हम फिर अभी आरती जी और प्रीति जी से जानना चाहते हैं कि जब इसमें एक सेकंड, इसमें एक का संज्ञान लिया जाना चाहिए, बिल्कुल लिया जाना चाहिए। और मैं आपको ये सलाह देता हूँ कि अगर आप इस विषय में कुछ लिखना चाहते हैं तो आप जो है वो अरनेश कुमार की जजमेंट और जो ललिता कुमारी की जजमेंट है उनका रेफरेंस देते हुए पुलिस को बाइंडिंग अथॉरिटी के रूप में लिखें, और उसमें साथ में आप लीगल डिस्क्रिमिनेशन भी डालें कि अगर पुलिस नहीं करती तो पुलिस के ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है। जी तो एक्चुअली हम तो ये चाहते हैं कि पुलिस स्वयं इस तरह की घटनाओं थोड़ा सा हम जोड़ेंगे मैडम, एक सेकंड। जी केडी मिश्रा जी प्लीज आपका कैमरा ऑन कर लीजिए। इसमें क्या क्या काम कर रहा है जितेंद्र सर, हम उनसे बात कर रहे हैं, आपको पता है सर। मिश्रा जी आप कुछ कहना चाहते हैं इस पर? लगता है मिश्रा जी से हमारा संबंध टूट गया। हाँ प्रीति जी आप नवीन सर को मैं कहना चाहूंगी कि जो इन्होंने ललिता कुमारी के जजमेंट की बात की है उसमें भी मैडम कोई कॉम्प्लेनेंट बनता 156 सब क्लॉज 3 सीआरपीसी में जब उसको हम लोग रजिस्टर्ड करने के लिए भेजते हैं तब वहाँ पुलिस को जो है पुलिस हैज टू रजिस्टर्ड द केस। तो वहां पे अगर वो नहीं होता है और अगर उस पे FIR नहीं होती तब हम लोग जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग के लिए कोर्ट में डालते हैं कि उसने ये केस जो है रजिस्टर्ड नहीं किया। और बाकी तो मैम है उसमें कि उसका जो अगर वो इन्वेस्टिगेशन करता है तो हम लोग इंटरफेयर कर ही नहीं सकते इन्वेस्टिगेशन में। तो ललिता कुमारी का जजमेंट तो हम लोग भी देते हैं, सिर्फ बच्चों के केस में नहीं, बड़ों के केसेस में भी अगर हम लोग ने फाइल किया कंप्लेंट पिटीशन और केस रजिस्टर्ड नहीं होता पुलिस स्टेशन में तब देते हैं। यहाँ तक की जानकारी जी मैम। प्रीति जी मुझे लगता है जब आप पुलिस को लिखते हैं तो उसमें आप उनको रजिस्टर करने के लिए डायरेक्शन देते हैं, लेकिन अगर आप CWC
का जो जुडिशियल स्ट्रक्चर है उसे देखें तो आपके पास भी जो है सिविल कोर्ट की पावर है और आप उनको अपने सामने सम्मन करके भी बुला सकते हैं और एक्सप्लेनेशन कॉल कर सकते हैं। अगर मैं आपको इसका उदाहरण दूं तो जो महिला आयोग है वो भी आपकी तरह एक क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है ना। वो भी अगर वो पुलिस उनकी डायरेक्शन पे कॉल नहीं करती तो वो एक्सप्लेनेशन देके बुला सकते हैं उन्हें। तो मुझे लगता है कि हमें अपने काम करने का तरीका जो है वो शायद थोड़ा सा बदलना पड़ेगा अगर हम इसमें इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं तो। और देखिए आरती जी, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी कि आपका इस बारे में क्या सोचना है। देखिए मेरा ये सोचना है मोनिका जी कि हम बहुत ज्यादा जे एक्ट की जो एक्ट्स है वो उसके हिसाब से नहीं, सबसे बड़ी बात है कि चिल्ड्रन के वेलफेयर के लिए हम लोग जो भी कर सकते हैं वो हमें करना है। ये इसीलिए हम बेंच में बैठते हैं और हमें एक्ट के तहत अपने जजमेंट्स देने होते हैं, लेकिन कार्य जो भी होता है कभी भी इस तरह की कोई परित्यक्त बच्चे होते हैं या कुछ इनके बॉडीज मिलते हैं तो उसमें हमें एक्ट के तहत नहीं जाना बल्कि उनके लिए जल्दी से जल्दी संज्ञान लेना है। ये मानवता सबसे पहले ग्राउंड पर कम से कम इसका संज्ञान लेना है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो आपने कही कि और नवीन जी ने भी कहा कि सबका संज्ञान लेना है, CWC को लेना चाहिए, पर जिस तरह की संख्याएं बढ़ रही हैं इस तरह की घटनाओं की, और जैसे कि आपने भी ये कहा कि हमें वो परिस्थितियों को भी सोचना होगा कि किन परिस्थितियों में इन बच्चों को छोड़ा जा रहा है या किन पेरेंट्स के द्वारा, तो क्या एक ऐसे सिस्टम की जरूरत है भारत में? जैसे दूरियां घट रही हैं, अब बहुत इंटीरियर से गांव से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आके डिलीवरीज हो रही हैं या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके डिलीवरीज हो रही हैं। IMR यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वैसे भी हमारे देश में बहुत ज्यादा है, जिसको कम करने के लिए सरकारें लगी हुई हैं। तो वैसी परिस्थिति में जो स्टिल बॉर्न बेबीज है और एक जो समस्या सामने बढ़ती जा रही है उनकी डेड बॉडीज को इधर उधर छोड़ के जाना, तो क्या हमें एक ऐसे सिस्टम की जरूरत है जहां सरकार की तरफ से एक ऐसी सुविधा, एक ऐसा विकल्प पेरेंट्स के पास मौजूद हो अस्पतालों में कि वो अगर अपने बच्चे का अंतिम संस्कार नहीं कर सकते हैं, वैसी परिस्थिति में नहीं है, तो उन्हें ये मालूम हो कि किसे वो कांटेक्ट करें और जिससे कि वो किसी क्राइम को अंजाम नहीं दे बल्कि वो बच्चे को एक सम्मानजनक अंतिम संस्कार भी उसका हो जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें आपने कही कि इसकी बहुत आवश्यकता है मोनिका जी, और इस पे हम लोगों को जल्द से जल्द अपना कार्य आरंभ कर देना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार के द्वारा ये सुविधा मिलती है तो शायद ये चीजें कभी नहीं होंगी और लोगों को समझ, क्योंकि आप ये देखिए कि गरीबी हमने देखा कि किस तरह से मजबूर होते हैं, लाचार होते हैं लोग, और जब सरकारी अस्पताल जैसी संस्था में जाते हैं वहां पे कोई उनकी सुनने वाला नहीं होता है, यहाँ तक कि वहां के जो स्टाफ्स होते हैं उनसे सीधी मुंह बात नहीं करते हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? वो खुद इतने लाचार होते हैं, उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं होते, कहाँ जाएंगे वो, किसके पास जाएंगे? तो ये सुविधा इसकी बहुत आवश्यकता है और इसके लिए हम लोगों को कार्य करना बहुत जरूरी है और इसके लिए आवाज उठानी है। आपका जो ये मुहिम है ये बेहद मतलब कहने के लिए काबिल तारीफ है और इसमें हम सबका साथ हो। और इस पे भी एक पॉइंट हम लोग इसको जोड़ते हैं कि जो नवजात परित्यक्त होते हैं, तो खास अभी जो हमारे सामने एक केस आया रिम्स में जो डेड बॉडी का, तो इसके लिए भी हम उसी तरह से कार्य करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ये सारी जानकारी हमसे शेयर करने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी आज हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है, जो भी केडी शर्मा जी से, नवीन जी से, आरती जी आपसे, प्रीति जी आपसे, आप सबसे जो भी जानकारी मिली है, निश्चित तौर पर पुलिस को आगे इस तरह के मामलों में कार्रवाई करने में सुविधा होगी और हमारे जो देश के अलग अलग हिस्सों में जो CWC हम शेयर भी करेंगे, उनको भी इससे ये मालूम चलेगा, उनकी जानकारी बढ़ेगी कि ऐसी परिस्थिति में CWC का रोल क्या हो सकता है। हमें उम्मीद है आगे भी आपसे इसी तरह के मुद्दों पर चर्चा होती रहेगी। बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद।